हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर बच गया था लास्ट हमने कवर किया था। हमारा रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें हमने सारे टॉपिक्स कवर किए थे। उसके बाद हमारा आधा पोर्शन जो है चैप्टर का बच गया था। आज हम उस आधे पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते हैं नए टॉपिक्स की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले नेचर ऑफ गवर्नमेंट बजट से, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि बजट कौन कौन से टाइप के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो बजट से, वो हमारे पास तीन तरीके के बजट हैं। एक हमारे पास होता है डेफिसिट बजट, एक होता है बैलेंस बजट और एक होता है सरप्लस बजट। इन तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट ऐसा बजट होता है जहाँ पे हमारा जो खर्चा है वो ज़्यादा हो जाता है और हमारी जो इनकम है वो कम हो जाती है। मान लो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 600 है और हमारा जो इनकम है वो 500 ही है। जब मेरी इनकम 500 ही है और 600 मेरा खर्चा है तो इसका मतलब मुझे कितने रुपए का जो है घाटा हो रहा है मेरी इनकम में, 100 रुपये का। तो वो कौन सा बजट आएगा? डेफिसिट बजट। उसके बाद आता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट, अगर मान लो मेरी इनकम 500 रुपये है और मेरे खर्चे भी 500 रुपये के बराबर ही हैं तो उसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। उसके बाद आता है नेक्स्ट सरप्लस बजट। सरप्लस बजट एक ऐसा बजट होता है जहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो इनकम है, हमारी इनकम ज़्यादा हो जाती है और हमारा जो खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं। मान लो मेरी जो इनकम है वो कितनी है, यहाँ पे 600 है, लेकिन जो मेरे खर्चे हैं वो मेरे कितने हैं, 500 के खर्चे हैं, यानी कि 100 रुपीज़ मेरे बच रहे हैं। जब 100 रुपीज़ मेरे बचे, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कौन सा बजट था, ये सरप्लस बजट था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता है कि इंडिया में कौन सा बजट हम फॉलो कर रहे हैं। इंडिया में जो बजट है वो है डेफिसिट बजट। क्यों हम डेफिसिट बजट को क्यों फॉलो कर रहे हैं इंडिया में? क्योंकि देखो, हमारा जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। जो इंडिया है वो आपको पता है 1947 में आज़ाद हुआ था। तो अभी आज़ादी के कुछ साल हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो बजट है वो डेफिसिट बजट आता है। क्योंकि हम कुछ बोरिंग्स लेके क्योंकि अगर हम अपने बजट को बैलेंस या सरप्लस बजट कर देंगे तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। और अभी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो बजट है वो डेफिसिट बजट आता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बजटरी डेफिसिट एंड डायलेमास, कि कौन कौन से ऐसे डेफिसिट और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, हमारी जो इकोनॉमी है ना, उसमें फिजिकल डेफिसिट होते हैं और बहुत से तरीके के जो डेफिसिट है वो हमें देखने को मिलते हैं। और उसमें से अगर हम तीन मेजर डेफिसिट की बात करें तो वो है फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, जो कि तीनों हमारे डेफिसिट होते हैं, घाटे होते हैं हमारे। पर इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बोलें तो कौन सा डेंजरस है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तीनों डेफिसिट को समझने की कोशिश करेंगे। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट जब हमारे जो एक्सपेंडिचर है, जो हमारे खर्चे हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है लेकिन हमारी जो इनकम है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, वो हमारी कम है। तो जब इस तरीके के जो हमारे सामने सरकमस्टांसेस आ जाते हैं उसे हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, कि हमें रेवेन्यू डेफिसिट हो गया है। मान लो आपके घर में मतलब इनकम आपकी इतनी कम इनकम हो चुकी है कि आप अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके हो। वो जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो सबसे ज़्यादा बुरा होता है, ठीक है। कि मतलब आप जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं उनको भी पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपकी जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो रेवेन्यू डेफिसिट बहुत बुरा होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। रेवेन्यू डेफिसिट के बाद आता है आपका फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है आपका? फिजिकल डेफिसिट क्या होता है आपका? यहाँ पे आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो टोटल खर्चा है आपका, माइनस कर दो आपका टोटल इनकम, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर आपका जो है उससे माइनस कर दो अपनी टोटल इनकम। जब आपका टोटल खर्चा ज़्यादा हो जाता है लेकिन आपकी जो इनकम है वो कम है तो वो आपका क्या कहलाएगा? फिजिकल डेफिसिट कहलाएगा। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट आता है। प्राइमरी डेफिसिट आपका क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट में हम सिंपली समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है कि मान लो आप एक दिन के लिए आपने 100 रुपया कमा लिया, ठीक है। आप अपने घर में पहले आप जो है आपके पापा अर्निंग करते थे लेकिन अब आप करने लगे और आपने 100 रुपया कमा लिया। अब आपने सोचा मैं इस 100 रुपये में घर में ये कर लूँगा, ये जो है चीज़ें मैं घर में लेकर आ जाऊँगा। लेकिन आपको क्या पता था, जो आपके फादर हैं उन्होंने
₹30 का पहले से उधार करके रखा है, ठीक है। ₹30 आपको वो पे करने हैं, तो मतलब 100 में से आपको 30 वो पे करने हैं, यानी कि आपके पास ओरिजिनल पैसे कितने हैं, ₹70 ही हैं। आप उससे क्या यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ₹30 तो आपको अपना पेमेंट करना है ना। तो यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट में आपका क्या आता है, सिंपल अगर हम बोलें प्राइमरी डेफिसिट आता है कि करंट फिजिकल डेफिसिट आपका कितना है और माइनस जो इंटरेस्ट पेमेंट आपको करना है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट जो करनी है आपको बोरिंग्स में, जो उधार में आपको पैसा देना है, वो आपका किसके बराबर होता है, आपका होता है वो प्राइमरी डेफिसिट के बराबर। तो ये आपके तीनों तरीके के डेफिसिट कवर करवा दिए, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके साथ साथ अब हम चलते हैं डेफिसिट थंब रूल में। अब हमारा एक और टॉपिक वर्क करता है, वो है डेफिसिट थंब रूल। डेफिसिट थंब रूल क्या है कि हमारा जो बजट है वो डेफिसिट ओरिएंटेड बजट आता है। तो जब अगर हमारा डेफिसिट ओरिएंटेड बजट आएगा, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। अगर ऐसा बजट आएगा तो इससे क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकती है। और अगर इन्फ्लेशन होगी तो इन्फ्लेशन तो बुरी होती है, ये इकॉनमी के लिए भी बुरी है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन होना तो बहुत बुरी चीज़ है, जी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। तो हम क्या कर टारगेट कर लेके चलते हैं कि हमारा जो बजट है वो डेफिसिट ओरिएंटेड है, लेकिन हमारे अंदर एक हम यहाँ पे एक सूटेबिलिटी लेके चलते हैं कि हमें 3% जो GDP है उस इतना लिमिट हमें करना है, ठीक है। अपना जो बजट डेफिसिट है उसको 3% से ज़्यादा नहीं होने देना है, GDP का 3% से ज़्यादा नहीं होने देना है। डेफिसिट थंब रूल में आपको इतना ही पढ़ना है कि क्या है कि बजट डेफिसिट ओरिएंटेड है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो सकती है। तो हम इसके अंदर डेफिसिट थंब रूल के अंदर हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि बजट डेफिसिट हमारा 3% ऑफ द GDP से ज़्यादा ना आ जाए। तो ये था हमारा डेफिसिट थंब रूल। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर किसी को याद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, मैंने लास्ट आपको वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं, 45%, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का पूरा जो टैक्स रेवेन्यू में 45% का कंट्रीब्यूशन है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उनको हम रिग्रेसिव बोलते हैं, रिग्रेसिव नेचर के हैं। क्यों, क्योंकि ये टैक्स जो है आपको पुअर पीपल्स को भी देना पड़ रहा है और यही टैक्स आपके जो गरीब लोग हैं उनको भी पे करना पड़ रहा है। तो ये टैक्स जो है वो रिग्रेसिव नेचर का है। मान लो आपकी बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि आपका जो सॉल्ट है, ठीक है, वो आपका उस पर एक्साइज ड्यूटी कितनी लग रही है, 10%, और जिसकी वजह से आपका जो रिटेल प्राइस बन रहा है साल्ट का वो कितना बन रहा है, 11 रुपये। अब ये 11 रुपये आपका जो 1 लाख कमा रहा है बंदा, यानी कि रिच भी पे कर रहा है, यानी कि पुअर भी पे कर रहा है। लेकिन आप सोचो कि टैक्स बर्डन किस पे ज़्यादा आएगा, गरीब पे ज़्यादा आएगा, अमीर पे? ओबियसली गरीब पर्सन पे ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो दोनों को पे करना पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा टैक्स बर्डन किस पे आ रहा है, पुअर पे। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये रिग्रेसिव नेचर का है, ठीक है। उसके बाद आपका एक और टर्म आता है जिसका नाम है कास्केडिंग इफेक्ट। इसको समझ लेते हैं कि कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस का मतलब होता है कि जब आप टैक्स के ऊपर टैक्स देते हो, ठीक है, आपकी बुक में ही टर्म लिखा हुआ है कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। तो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस का मतलब है जब आपका किसी चीज़ पर टैक्स, आपने एक बार टैक्स दे दिया था लेकिन उस पर फिर से टैक्स लग रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है ना जब, उसी को बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। ये टर्म आपको क्लियर हो गई। अब आपकी बुक में ना बहुत से यहाँ पे आपको बताया है कि उसके बाद डिफरेंट टैक्सेस आए, ठीक है। मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स स्कीम आई, फिर उसके बाद आपका सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स आया, फिर आपका बैट आया, वैल्यू एडिड टैक्स। इस तरीके से बहुत से टैक्सेस आए हैं, ठीक है। अब हमें इन टैक्सेस को इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ना ही इनके बारे में इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारे पास जो टैक्स आ चुका है वो 2016 में हमारे पास जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स काम कर रहा है वो है हमारा GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपको इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा GST पे चले जाओ एंड GST को अच्छे से डिटेल में कवर कर लो। उसके चैलेंजेस क्या है, क्या एडवांटेजेस हुए, वो पढ़ो सीधा, ठीक है। तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हमें ये पुराने टैक्सेस की वैलिडिटी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो हम सीधा GST से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि क्या है GST। GST एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि पूरे नेशन के लिए हम लेकर आए हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स है, यहाँ पे इंटरेक्ट लिख दिया, ये गलत है, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि पूरे नेशन के लिए है, जिसके अंदर हम इंडिया को एक वन यूनिफाइड मार्केट की तरह देखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। ये एक सिंगल टैक्स है जो किस पे लगता है, सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज पे, और ये कहाँ से लगता है, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक। और ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कैसे है, इसको स्टेट कलेक्ट कर रही है जहाँ पे सोल्ड किया जाती है वस्तु को, ना कि जहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाती है, वहाँ पे इसको नहीं कलेक्ट किया जाता। इंडिया में GST को
सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में 122 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल के थ्रू, ठीक है, इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। बट इसको जो जीएसटी को अप्रूवल मिला था हमारा, वो मिला था 2016 को, और तब हमारा जो अमेंडमेंट था वो था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको जो है 2016 को फाइनली इसको अप्रूवल मिला और गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो है वो फोर्स में आया। इसके अंदर कौन कौन से प्रोविज़न आए? सबसे पहले जो एक आया हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एक आया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल जीएसटी में क्या था हमारा, सेंट्रल जो जहाँ पे सेंटर काम करता है, ठीक है, एक आया सेंट्रल जीएसटी और एक आया स्टेट जीएसटी, ठीक है, स्टेट जीएसटी, दो तरीके की जीएसटी आ गई। सेंट्रल जीएसटी के अंदर क्या था कि हमारे जो कौन कौन से टैक्स कवर किए, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये हमारे सेंट्रल जीएसटी के अंदर कवर हुए। स्टेट जीएसटी के अंदर हमारा जो वैट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, इस तरीके के जो भी टैक्स होते थे पहले, वो हमारे स्टेट जीएसटी के अंदर कवर हुए। फिर हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी भी लेकर आया गया, जो क्या करेगा, जो इंटर स्टेट मतलब स्टेट टू स्टेट ट्रेड हो रहा है, मान लो मध्य प्रदेश से केरला की तरफ ट्रेड हो रहा है, उन दोनों के बीच में जो टैक्स है वो कैसे लगेगा, वो इंटीग्रेटेड जीएसटी होगा ना। तो ये इंटीग्रेटेड जीएसटी कोई टैक्स नहीं है, बट एक सिस्टम है जहाँ पे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करती हैं। फिर आर्टिकल 246A के अंदर हमने स्टेट्स को पावर दे दी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। 279A के अंदर हम क्या ले आए, जीएसटी काउंसिल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 279A के अंदर हमारी क्या आती है, आर्टिकल 279A, ठीक है, उसके अंदर हमारी आती है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल लेकर आगे, ताकि जो भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रिलेटेड हमें कोई भी कुछ करना है, कोई भी एक्शन लेना है, तो वो हम इसी काउंसिल में बैठ के जो है इसको प्रेसिडेंट बनाते हैं और हम जीएसटी को इसी के थ्रू गवर्न करते हैं। और इसके चेयरमैन हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, वो होते हैं, ठीक है, और बाकी जो भी मिनिस्टर्स नॉमिनेट किए जाते हैं स्टेट से, वो इसके मेंबर्स होते हैं। अब काउंसिल में क्या है, काउंसिल में किस तरीके से वर्क करती है, काउंसिल में जो 1/3 मेजोरिटी है वो सेंटर के पास होती है और जो 2/3 मेजोरिटी है वो आपकी स्टेट के पास होती है। जो सेंटर है वो 1/3 वोटिंग पावर पे काम करती है, जो स्टेट है वो 2/3 वोटिंग पावर पे काम करती है। तो अगर हम बोलें तो टोटल किसी भी डिसीजन को पास करने के लिए कितनी मेजोरिटी इन्होंने पास किया, वो है 3/4 मेजोरिटी चाहिए अगर कोई भी डिसीजन आपको यहाँ पे लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जीएसटी के कैसी कौन से टैक्सेस हैं जो अभी भी जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं, तो वो हमारा कस्टम ड्यूटी है, जो अभी भी कलेक्ट की जाती है अलग से। जीएसटी लगने के बाद भी अभी भी कस्टम ड्यूटी को जो है कलेक्ट किया जाता है। फिर हमारे आते हैं पेट्रोलियम और तंबाकू प्रोडक्ट्स, फिर एक्साइज ड्यूटी लगती है अभी भी, ल्यूकर स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस, ठीक है। तो ये सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो अभी भी जीएसटी के अंदर कवर नहीं किए हैं। अब जीएसटी के क्या एडवांटेजेस हुए, सबसे पहले जीएसटी की वजह से क्या हुआ, जो टैक्सेशन था वो काफ़ी सिंपल हो गया, लोगों को समझ में आने लगा, ठीक है। नहीं तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आता था। इससे थ्रू जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो भी प्रमोट होने लगे, ठीक है। अब टैक्स तो एक्सपोर्ट तो प्रमोट होगा, जब टैक्स कम लगेगा तो जो भी वस्तु है उसका जो दाम है वो कम हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो कास्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, अब है ही नहीं था या बहुत कम, ठीक है। इससे जो जॉब क्रिएशन है, जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, उनको भी जो है बूस्टअप मिला, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या हैं हमारे जीएसटी में, सबसे पहला अभी भी चैलेंज है लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन। लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब क्या कि अभी भी बहुत से ऐसे टैक्सेस हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए हैं, जैसे हमने पढ़ा तंबाकू प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन सबको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद हमारा जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है वो अभी भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने रेवेन्यू को बिगर स्केल में लॉस किया, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स में अभी रेवेन्यू को हम कलेक्ट कर ही नहीं सकते। अब हम रेवेन्यू कहाँ पे कलेक्ट करते हैं, जहाँ पे चीज़ें सोल्ड की जा रही हैं, तो वो जो है स्टेट्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब जो स्टेट जीएसटी और सेंटर का जीएसटी, उनका जो इनपुट क्रेडिट है वो अभी भी उसको हम अभी क्रॉस यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। जो हमारा सेंटर का अलग आता है, स्टेट का अलग आता है, उसको क्रॉस यूटिलाइज नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया पे। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, ये हमने समझना है। प्रोग्रेसिव नेचर क्या है, क्यों प्रोग्रेसिव नेचर क्या है, क्योंकि ये टैक्स जो है
किस पे लगता है, ये टैक्स उन्हीं पे लगता है जो कि इसको पे कर पाते हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा है। तो मतलब जो ये टैक्स है ये बहुत ज़्यादा वो ही लोग पे करेंगे जिनकी इनकम ज़्यादा है, यानी कि जो वो लोग पे नहीं करेंगे जिनकी इनकम कम है। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है और ये कितना कंट्रीब्यूशन करता है हमारी कंट्री को, 55% जो हमारा रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू है, वो इसी डायरेक्ट टैक्स से जनरेट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में ये है कि जब हमारा जो इनकम टैक्स है ना, ये भी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने परसों कल बताया था आपको। ठीक है, जो प्रॉक्सिमिटी है इनकम टैक्स की, क्या होता है जब इन्फ्लेशन होती है तो इन्फ्लेशन से लोग क्या होते हैं, एक टैक्स ब्रैकेट में फंस जाते हैं और उनका जो पे है वो भी इन्फ्लेट होता है। ठीक है, तो क्या होता है कई बार आपकी जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो इनकम है वो भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मान लो आपकी इनकम थी पहले 5 लाख रुपए, अब आपकी जो है इनकम हो गई है 6 लाख रुपए। ठीक है, अब आपकी इनकम ज़्यादा हो गई है, 6 लाख रुपया हो गई है। अब गवर्नमेंट ने बोला था जिनकी 5 लाख इनकम है उनको टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन जिनकी 6 लाख इनकम है उनको टैक्स पे करना है। तो आपने डिसाइड कर लिया था कि मैं 1 लाख पे क्या करूँगा, मैं 1 लाख जैसे ही कमाने शुरू होऊंगा एक्स्ट्रा, तो मैं क्या कर दूंगा, कोई आईफोन या कुछ बड़ा सा मैं खरीद लूँगा। ठीक है, अपने लिए। लेकिन एक जो है आपका क्या हुआ, 1 लाख आपकी इनकम बढ़ी, लेकिन आपको पता नहीं था कि आपका जो टैक्सेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने आपसे क्या करना शुरू कर दिया, आपसे गवर्नमेंट ने टैक्सेस लेना शुरू कर दिया। तो अब जो गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस लेगी तो इससे क्या होगा, आपकी जो स्पेंडिंग पावर है वो भी रिड्यूस हो जाएगी और ये जो सिस्टम है आपकी स्पेंडिंग भी रिड्यूस होगी और आप टैक्स ब्रैकेट में भी आ जाओगे। और ये जो टैक्स सिस्टम है ये कहाँ पे काम करता है, ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में काम करता है, क्योंकि आप हायर टैक्स स्लैब में आ जाओगे जब आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल ट्रैक। क्या बोलते हैं, फिजिकल ट्रैक। तो फिजिकल ट्रैक कुछ नहीं है, जब आप क्या करते हो, जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, सरकार ने आपको बोला था कि इतने ही अगर किसी की इनकम है उसको टैक्स पे नहीं करना, बट इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा हुई तो उसको टैक्स पे करना है। और जब आपको ये टैक्स पे करना पड़ता है तो इसका मतलब क्या है कि आप टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आ जाते हो, आपकी जो स्पेंडिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज फिजिकल ट्रैक। राइट, अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बजट इन इंडिया। ठीक है, हमें बजट को भी स्टडी करना है कि बजट क्या है, कैसे आता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो बजट है ना वो एक पॉलिटी का टॉपिक है, तो आप इसे पॉलिटी भी में कवर करोगे, आप इकोनॉमी में भी कवर करोगे। तो बजट क्या है, सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 112 के अंदर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म बजट है उसको यूज़ कहीं पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं यूज़ किया गया है। आर्टिकल 112 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या यूज़ किया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ किया हुआ है ये टर्म। ठीक है, अब हमारा जो बजट है वो किस तरीके से आता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो बजट है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू, और फाइनेंस मिनिस्टर क्या करती है, सबसे पहले प्रायर परमिशन लेती हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के बिहाफ में ही जो बजट है वो हमारे पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, बजट जो है वो सारी दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से पास होके और फाइनली फिर हम क्या करते हैं, जब बजट पास हो जाता है तो हमारे जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चे हैं उनके लिए हम अप्रूवल लेने के बाद फाइनली जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहाँ से हम अपने जो भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं वो हम निकालते हैं। तो अब हमारे जो है ना, हमारे एक्सपेंडिचर 2 प्रकार के होते हैं अगर हम बजट में बात करें। एक हमारे पास आते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर, एक हमारे पास आते हैं मेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, चार्ज और एक्सपेंडिचर मेड और एक्सपेंडिचर चार्ज। एक्सपेंडिचर चार्ज ऐसे खर्चे हैं जो कि आपके नॉन वोटेबल होते हैं, पार्लियामेंट में इसको लेके कोई वोटिंग नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये ऐसे खर्चे हैं जो कि होने ही होने हैं। ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट की सैलरी आपको यहाँ से देनी है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनकी सैलरी आपको देनी है, तो उसके ऊपर पार्लियामेंट में लेकर कोई भी वोटिंग वगैरह नहीं होगी। लेकिन जो एक्सपेंडिचर मेड है, जो एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे हैं, यहाँ पे आपको वोटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, वोट करेंगे इस पर। तो 2 तरीके के हमारे एक्सपेंडिचर आपको बजट में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ना हमारे पास ना एक बजट आता है, एक इन टर्म बजट। इन टर्म बजट क्या होता है, ये ऐसा बजट है जब हमारी सरकार अभी जो है
कुछ देर के लिए रहने वाली है, मान लो अगले 6 महीने के लिए काम करने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले हैं। तो अभी भी सरकार बजट का तो टाइम आ चुका है, क्योंकि बजट को तो हर साल हमें 1 फ़रवरी को पेश करना पड़ता है, तो बजट का टाइम तो हो चुका है। लेकिन अब हमें पता नहीं है ये सरकार आगे कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी। तो इस टाइम पे हमारी सरकार क्या लेके आते हैं, इंटर्म बजट। ये थोड़ा सा टेम्पररी तरीके का बजट होता है, थोड़े टाइम के लिए ये आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटर्म बजट। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है इंटर्म बजट आपको समझ में आ गया। अब हमें और थोड़ी चीज़ें समझनी है यहाँ पे। अब कौन कौन से जो रिफॉर्म्स हैं वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हम लेकर आए हैं। ठीक है, सबसे पहले जब भी हमने बजट की बात की थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहले क्या होता था, 2 बजट आते थे, एक रेल बजट आता था, एक यूनियन बजट आता था। ठीक है, तो हमने क्या किया 2017 में, 2017 में हमने क्या किया, जो हमारा यूनियन बजट था उसको हमने क्या किया, हमारा जो स्टेट बजट है उसके साथ, सॉरी स्टेट नहीं, हमारा जो रेलवे बजट है उसके साथ हमने मर्ज कर दिया। ठीक है, अभी हमारा एक ही बजट आता है, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स के टाइम से क्या कर दिया था, ब्रिटिशर ने रेलवे बजट को अलग लाते थे और यूनियन बजट को अलग लाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसका एडवांसमेंट हो चुका है, ये रिफॉर्म हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आए हैं। देखो पहले हमारा जो आपको पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को। ठीक है, और हमारा इसका एंड कब होता है, 31 मार्च को। ठीक है, तो ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, ऐसे आपका कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 जनवरी को, और एंड कब होता है, 31 मार्च को, 31 दिसंबर को। लेकिन जो ये आपका ये वाला बजट है ना, ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये 1 अप्रैल है, और ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसका लास्ट पॉइंट 31 मार्च है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है ना, इसमें हमने थोड़ी सी एडवांसमेंट लाई। पहले हम बजट को क्या करते थे, प्रेजेंट करते थे 28 फ़रवरी को। ठीक है, अभी हम बजट को प्रेजेंट करते हैं 1 फ़रवरी को। ठीक है, तो ये एडवांसमेंट लेके आए हैं हम। ठीक है, उसके बाद हमने जो नॉन प्लान डिक्टोमी थी, सबसे पहले हम क्या करते थे, प्लान नॉन प्लान से चलती थी। हमने पढ़ा था ना, प्लान एक्सपेंडिचर थे, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर थे। ठीक है, तो उसको हमने डिस्पेंस कर दिया, आज के टाइम पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया कि बजट जो है वो प्रेजेंट होता है, और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे पार्लियामेंट में बजट को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और आपका कुछ इम्पोर्टेंट छूट रहा है तो वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, रेल और यूनियन बजट जो है ये क्या हो चुका है, आज के टाइम पे मर्ज हो चुके हैं। ये हमने प्लान, नॉन प्लान टू कोर ऑफ कोर मॉडल, ये भी हमने स्टडी कर दिया था। इसमें आपका कुछ नहीं है, वही है, प्लान इकॉनमी थी, नॉन प्लान इकॉनमी थी, मतलब वही सारी चीज़ें हैं। और रेल और यूनियन बजट आपको समझ में आता है कि दोनों को जोड़ दिया बस, और कुछ नहीं है इसमें घुमा फिरा के लिखा हुआ है। अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ में आ जाते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, टाइप्स ऑफ बजट्स, जिसको हमने पढ़ना है। टाइप्स ऑफ बजट्स, देखो हमारा ना डिफरेंट तरीके का बजट आता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग से। ठीक है, तो पहले मैं नाम बोल देती हूँ कौन कौन से बजट हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग, जेंडर बजटिंग, आउटकम बजटिंग, ग्रीन बजटिंग और परफॉर्मेंस बजटिंग। ठीक है, ये हमारे कुछ बजट आ जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जीरो बेस्ड बजटिंग से। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, हमारी एक और बजटिंग है जो आपकी बुक में नहीं दी हुई है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। वो होती है ट्रेडिशनल बजटिंग। ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता है कि हम देखते हैं कि पिछले साल कोई स्कीम आई थी, हमने उसको कितना पैसा दिया था। ठीक है, पिछले साल मान लो कोई स्कीम आई, ठीक है, और हमने उसको 1000 रुपये दिए थे। तो हम इस साल क्या करते हैं, इस साल भी हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कीम को पिछले बार 1000 रुपये दिए थे, इस बार भी हम 1000 रुपये दे देते हैं। ये हुई हमारी ट्रेडिशनल बजटिंग। ठीक है, हमने पिछले ईयर के बेसिस पे, पिछले ईयर को रेफरेंस लेके चीज़ें बताई, तो ये क्या हुई हमारी ट्रेडिशनल बजटिंग। बट जीरो बेस्ड बजटिंग में ऐसा नहीं होता। जीरो बेस्ड बजटिंग में ना हम जीरो बेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जीरो बेस से मतलब हम पिछले साल का कोई यहाँ पे रेफरेंस नहीं लेंगे, हम जीरो बेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपकी कोई भी स्कीम आ रही है, हम उसको प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, उसकी कॉस्ट देखते हैं कितनी आ रही है, उसकी नीड्स, उसके बाद उसको पैसा इंश्योर करते हैं कि इसका आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इसमें कितना पैसा लगता है। मतलब फ्रेश स्लेट से स्टार्ट करेंगे, ना कि हम पिछले ईयर का रेफरेंस लेंगे। आई होप आपको जीरो बेस्ड बजटिंग क्लियर हो गया। अब आता है जेंडर बजट। जेंडर बजट क्या होता है, जेंडर बजट में ना कोशिश करते हैं हम सोशल जस्टिस को प्रमोट करने की। क्या, सोशल जस्टिस, मतलब ऐसा बजट, आपको पता है कि जो फीमेल्स है
उनको लेस प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि मेल्स को ही जो है पहले तो हमारी पैट्रियार्किकल सोसाइटी थी, फीमेल्स को तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। तो जेंडर बजट इसीलिए लाया जाता है ताकि एक मोर जेंडर इक्वल सोसाइटी लाई जाए, ऐसी स्कीम्स ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाए जिसके थ्रू एक जेंडर सेंसिटिव वे से हम चीज़ों को रेगुलेट कर पाएँ। ठीक है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए जेंडर बजटिंग को लाया जाता है। फिर हमारी आती है आउटकम बजट। आउटकम बजट क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। एक हमारा आता है आउटले, 3 आपके वर्ड्स आते हैं, आपको इन तीनों को समझना है। आउटले, फिर आपका आता है आउटपुट, और फिर आपको आउटकम समझ में आ जाएगा क्या होता है आउटकम। ठीक है, देखो आउटले में हम क्या करते हैं, आउटले में हम कोई पैसा किसी चीज़ के लिए लगाते हैं। ठीक है, हमने मान लिया, गवर्नमेंट ने मान लिया आपको 1 लाख रुपया ले लिया, किसके लिए, गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपया दिया रोड बनाने के लिए। मान लो यहाँ पे आपकी क्या बनी, आउटपुट क्या बना, रोड। ठीक है, 1 लाख रुपया आउटले था, आउटपुट क्या बना, उसकी हमने रोड बना दी। अब आउटकम क्या बनेगा, आउटकम ये होगा कि उस रोड से पहले लोग आराम से ट्रैवल नहीं कर पाते थे, बहुत परेशानी आती थी, लेकिन अभी जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वहाँ पे इंप्रूव हुआ है, अब आने जाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, तो लोग ईजिली जो है मूव कर पा रहे हैं। तो आउटकम क्या हुआ, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज आया, है ना, आया ना, लोग अब आराम से जो है वहाँ से ट्रैवल कर पा रहे हैं। तो आउटकम यही होता है। आउटकम बजट में हम यही देखते हैं कि किसी भी स्कीम को हमने दिया है, कोई भी स्कीम हमने लाई थी, उसकी वजह से क्या लोगों की जिंदगियों में उसका क्या आउटकम रहा, क्या उसने प्रॉपरली वर्क किया, उसको हम देखते हैं आउटकम बजट में। राइट, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ग्रीन बजटिंग। ग्रीन बजटिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे क्लाइमेट गोल्स वगैरह हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल क्लाइमेट गोल्स हैं, उसके लिए हम जो पैसा एलोकेट करेंगे वो है हमारी ग्रीन बजटिंग। ठीक है, इसमें हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स देखते हैं, पॉलिसीज लाने की कोशिश करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है अपना कोऑर्डिनेशन शो कराने की कोशिश करते हैं। ग्रीन बजटिंग में हम सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, तो जो भी पैसा एलोकेट करेंगे हम हमारे इन्वायरमेंटल या क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए, वो हमारा ग्रीन बजटिंग में आ जाएगा। फिर हमारा आता है परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग का एक और दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम मतलब एक ऐसा, यहाँ पे हम देखते हैं पूरा ओवरऑल प्लानिंग देखते हैं कंट्री की क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, प्लानिंग एग्जीक्यूशन वो अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग में। सेंटर जो है यहाँ पे मेथड यूज़ करती है, प्लान करती है, फिर डिसीजन मेकिंग करती है, और इस बजट का एम है हमें मोर वायबल इकोनॉमी और जो कोऑर्डिनेशन है वेरियस सेक्टर्स में उसको हमें इम्प्रूव करना है। तो परफॉर्मेंस बजटिंग में हम क्या देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं, कितना अच्छे से चीज़ें हो रही हैं, डेटा देखते हैं कितने अच्छे से प्रॉपरली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस बजटिंग में हमने ये सब देख लिया। तो आई होप आपको ये जो टाइप्स ऑफ बजट है ये भी क्लियर हो गया। तो आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग इसे जो है अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए। यहाँ से आपको चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं तो आप उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कोई चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है, लग रहा है कि मुझे आएगी भी नहीं, तो ऐसा नहीं सोचना है। ये चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स थोड़ी से टफ कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इतने भी ज़्यादा वो नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आराम से पढ़ाई करते रहिए।